गीता का एहतराम भी हो, कुरान पर ईमान भी हो, मंदिर में हो भजन कीर्तन, मस्जिद में अजान भी हो, और आसमान पर तारों के संग जैसे चांद चमकता है वैसे पूरी धरती पर अब रोशन हिंदुस्तान भी हो। देखिए, मुसलमान हर जो कानून बनता है उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता। अभी आपने धारा 370 हटाया, कोई मुसलमान खड़ा हुआ? नहीं हुआ। बहुत सारे कानून बनाए, अनुच्छेद 370 का जो है किसी मुसलमान ने विरोध किया? नहीं किया। जो बेचारे ऐसे हैं जिनके घर में एक वक्त का खाना नहीं, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, शाम का खा लिया तो सुबह का पता नहीं, वो लोग उन लोगों को बताते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करिए, इनकी जगह पे जाइए, जय श्री राम के नारे करिए, ये करिए वो करिए, इनकी मस्जिदों में जाइए, इन पर पाबंदी लगाइए, और जब होली का त्यौहार आए तो मस्जिदों के सामने जाइए, डीजे बजाइए। जो बेचारे ऐसे हैं जिनके घर में एक वक्त का खाना नहीं, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, शाम का खा लिया तो सुबह का पता नहीं, वो लोग उन लोगों को बताते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करिए, इनकी जगह पे जाइए, जय श्री राम के नारे करिए, ये करिए वो करिए, इनकी मस्जिदों में जाइए, इन पर पाबंदी लगाइए, और जब होली का त्यौहार आए तो मस्जिदों के सामने जाइए, डीजे बजाइए। ये बाकायदा एक जनाब अली गवर्नमेंट की साजिश है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि साहब ये इस तरीके से मुस्लिमों को फ़ायदा हो, या जितनी भी अक़लियतें हैं, सिख हैं, जैन हैं, उनके साथ भी तो नाइंसाफ़ी हो रही है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, तो हम सब भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब भाई भाई हैं और आज तक भाई भाई हैं। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। अब जाकर जो सियासी दावपेच फंसा उसने, जो विपक्षी पार्टियां थी उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी पिटीशन डाली, जिसके बाद ये पूरा मामला रुक गया। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तालकटोरा स्टेडियम में एक जमात बुलाई गई, या कह लीजिए एक विशेष समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और लगातार ये जागरूकता कराई गई कि ये वक्फ बिल किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। इसको लेके हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और तमाम तरह की बातें करी और एक एहतजाज के रूप में इसे देख रहे हैं। मौलाना साहब, इस तरह से मैं लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से जो लोग हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। आप लगातार एहतजाज कर रहे हैं, मैं एक साधारण सवाल, आपको लगता है राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया, आप लगातार एहतजाज कर रहे हैं और इस तरह के एहतजाज से लगता है कि रुक पाएंगे? किसी कम्युनिटी का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने देखेंगे बहुत सारे लोग बोलने के लिए मना करेंगे और तमाम जो चंद लोग हैं वही आपको बोलते हुए नजर आएंगे। जो चुनिंदा लोग हैं वो इस पर पूरे मामले पर बोल रहे हैं। जो लगातार जिस तरह की सियासतें बरप रही हैं और इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें रुक पाएंगी? पंचर बनाने वाले। हाँ, तो आप लगातार आप देखेंगे कि लोग बोलने से भी मना करते हैं यहाँ पर, और तमाम तरह के लोग जिनसे बात करने की आप लगातार देखेंगे, आप जो लोग हैं वो बोलने से बचते भी नज़र आएंगे। कुछ लोग हैं जो जिनसे हम बात करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। मौलाना साहब, बात करेंगे थोड़ी सी? हाँ, मैं कह हाँ, आप कुछ कोई बात, आप लगातार देखेंगे जिस तरह से लोग हैं वो बात करने से लगातार मना कर रहे हैं। हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति मिले जो हमें बता पाए कि किस तरह की ये सारी सियासतों के बीच में जो लोग हैं, वो तमाम लोग हैं जो बात करें और सारी चीज़ें करें। हाँ मौलाना, आप कुछ बोलेंगे? नहीं बाबू, हम हाँ, आप देखेंगे कि बोलने से लोग बचते नज़र आएंगे और कुछ भी बोलने से मना करते नज़र आएंगे। लिहाजा कुछ लोग हैं जो बोलने के लिए अथॉरिटी है, लिहाजा लोग कह रहे हैं कि जो लोग अंदर बोले हैं उनको बोलने के लिए कुछ, आप देखेंगे किस तरह की सारी चीज़ें करी गई हैं। मौलाना साहब, आप कुछ समझा पाएंगे, बता पाएंगे? जो हमारे नहीं, वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस तरह के एहतजाज से आपको लगता है सरकार पर दबाव पड़ता है? क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छा, क्यों नहीं पड़ेगा, बताइए। आपको लगता है कि जिस तरह की सियासत इस समय अभी सरजमी पर चल रही है वो कहीं ना कहीं दूसरा रूप ले रही है? कोई रूप नहीं है। हिंदुस्तान में आपको अपना हक मांगने का हक है कि नहीं है? बस यही हक है। दो लफ्ज़ों में बात कीजिए, वही हक मांगा जा रहा है। आपको लगता है आपको मिल पाएगा? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? क्यों नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। जो लोग देखेंगे, आप लगातार आप देखेंगे कि माहौल थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा। आप थोड़ी सी बात कर पाएंगे हमसे? हाँ, तो आप देखेंगे कि कोई बात करने के लिए यहाँ पर, मौलाना थोड़ी सी बात कर सकते हैं? नहीं। हाँ, आप देखेंगे कि कोई बात करने के लिए यहाँ पर राज़ी नहीं होगा। तमाम तरह के लोग हैं जो जिस तरह की जो हम
सारी चीज़ें कर रहे हैं आप देखेंगे। और क्योंकि हम बात कर सकते हैं क्या मौलाना साहब थोड़ी सी, इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, आपको पे दबाव बनता है इन एहतजाजों का? मेहनत करना हमारा काम है, फल देना अल्लाह का काम है। मॉल जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की, आपको लगता है कि ये सारे एहतजाज रंग लाएंगे और भविष्य कोशिश कर रहे हैं, हाल आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब देख रहे हैं विपक्ष भी लगातार साथ खड़ा होता दिख रहा है, तो देख रहे हैं आप, लोग बाग बोलने से लगातार आपको बचते नजर आएंगे और जो लोग हैं वो बचते हैं। हाँ, बात कर सकते हैं हम थोड़ी सी? हाँ, देखेंगे आप जो बात कर सकते हैं। नहीं, हाँ, आप देखेंगे लोग बचते नज़र आएंगे कि आखिरकार लोग बात करने से लगातार आपको बचते नज़र आएंगे। हम कुछ और लोग हैं जो जिनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं लगातार। मौलाना साहब बात तो करेंगे नहीं आप? हाँ, तो देखेंगे आप जो लोग हैं तमाम तरह से बात करने के लिए हम बात कर सकते हैं थोड़ी सी? हाँ जी, थोड़ी सी बात कर सकते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे लगातार जो लोग हैं वो बात करने के लिए बचते नज़र आएंगे और तमाम तरह के लोग हैं जो मना करते नज़र आएंगे कि किस तरह से जो सियासी है वो पूरी तरह से दावपेश है। ठीक है, तो हम लगातार बात करते हैं, एहतजाज से फ़र्क पड़ता है, सरकारों पे दबाव बनता है? देखो, फ़र्क तो पड़ना चाहिए और अगर नहीं पड़ेगा तो फिर पड़ेगा भाई। हम तो लड़ाई लड़ेंगे अपनी, हमें तो लड़ाई लड़नी है। फ़र्क जब तक नहीं पड़ेगा जब तक हम लड़ते रहेंगे। और ये मतलब आपको लगता है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ये उम्मीदें जो दिखा रहे हैं रंग लाएंगी? हाँ, बिल्कुल रंग लाएगी, बिल्कुल रंग लाएगी। और हमारे बड़ों ने जो कह दिया, जो उन्होंने वहाँ पर अंदर बातें कही हैं, बिल्कुल तमाम मुसलमान उस पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल हमारे बड़े अगर हमें कहेंगे तुम आगे में कूदना, कूद जाएंगे। सब मुसलमान इसके लिए तैयार है बिल्कुल, और जो भी हमें इशारा कर देंगे हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बड़े बड़े होने वाले। ये तो सिर्फ एक यहाँ पर ये जो हुआ ना प्रोग्राम, इसमें कोई ख़ास, इसमें आम आदमी नहीं आए हैं, ये अक्सर इसमें ख़ास लोग हैं, अक्सर ख़ास लोग हैं। बल्कि जो एक दो आदमी उनके साथ में है वो मौजूद है, वरना ये सारे जो ना ये सब ख़ास लोग हैं बिल्कुल। ये जमीयत के जो कारिंदे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग हैं यहाँ पर। कोई आम आदमी के ये प्रोग्राम नहीं था ये वाला। जिस तरह से बिल लाया गया, जो अमन था, जो तहजीब थी, उसे भी तहस नहस कोशिश करने की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं सरकार की तरफ से जिस तरह के चाहती है, सरकार तो यही चाहती है। सरकार का सिर्फ दो ही मकसद है। सबसे पहले तो मकसद उसका ये है कि अब जो मंदिरों के जो खजाने वो तो ख़त्म हो चुके, अब उनका टारगेट है मुसलमानों के खजानों पर। अब वो उसको जो है अपने अंडर में उसको अपनी जेब भरेंगे उससे। और जब ये खजाने ख़त्म हो जाएंगे उसका फिर नंबर आएगा सिखों का, नंबर आएगा, फिर नंबर आएगा ईसाइयों का। सरकार को तो सिर्फ मकसद यही है कि जो है बांट कर राजनीति करो, नफरत फैलाओ और अपनी जेब भरो। सरकार का सिर्फ मकसद यही है। ये खुशी की बात है कि तमाम जो हिंदू थे, सिख थे, सब ये सबसे पॉइंट की बात आपने कही। तो हम ये चाहते हैं कि गीता का एहतराम भी हो, कुरान पर ईमान भी हो। गीता का एहतराम भी हो, कुरान पर ईमान भी हो, मंदिर में हो भजन कीर्तन, मस्जिद में अज़ान भी हो, और आसमान पर तारों के संग जैसे चांद चमकता है वैसे पूरी धरती पर अब रोशन हिंदुस्तान भी हो, और मिलजुल कर त्यौहार मनाओ। होली, ईद, दिवाली सब, नवरात्रों में व्रत भी हो, रोज़ा और रमज़ान भी हो। हमारी सिर्फ मंशा यही है कि हमारा प्यारा भारत, अखंड भारत, बेहतरीन भारत बने और सब यहाँ पर लोग प्यार मोहब्बत से रहें, नफरत बिल्कुल ना हो यहाँ पर। विपक्षी दल जिस तरह से हक में आए और आपका साथ दे रहे हैं, तो ये कहीं सियासत तो नहीं लगती इसमें भी? हाँ, उसमें कुछ सियासत भी हो सकती है, लेकिन अब मुसलमान पागल नहीं है। अब मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो इन बातों में आ जाएगा। अब वो जो भी कदम उठाएगा बड़ी होशियारी से, समझदारी से उठाएगा। अरशद मदनी साहब पहुंच नहीं पाए, तबीयत खराब है, वरना वो आते तो और भी ज़्यादा वजन। असल में दारुल उलूम देवबंद में इस वक्त होते दाखिले, अभी 25 तारीख आने वाली ना, तो 25 तारीख से पहले दाखिले कंप्लीट होते हैं। तो थोड़ी तबीयत उनकी ऐसे है, और फिर वहाँ मदरसे में बच्चों के ना वो होते हैं क्या नाम, पेपर होते हैं बच्चों के, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं इस वक्त में, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का डिपेंड उन्हीं पर रहता है। 4-5 दिन ये बड़े सख्त हैं। आज तारीख 22 होगी तो 3 दिन हो रहा है अभी, तो 26 तारीख में फिर पर्चे लग जाएंगे किन किन बच्चों का नंबर आया। तो ये बड़ा अहम है उनके लिए, इसलिए वो नहीं आ पाए मजबूरी की वजह से। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा एहतजाज हम देखेंगे। बिल्कुल जो हक में बिल्कुल बहुत बड़े बड़े एहतजाज होंगे, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। हमारे बड़े एक अहम सवाल मेरा इस सब के बीच, आपको लगता है कि इन सब के बीच मीडिया भी थोड़ा सा माहौल खराब करती है? मीडिया तो करती है। अभी तुम देखे नहीं, अभी लड़ाई बच गई थी, वो रिपब्लिक भारत वाले जो ना वो थे ना, रिपब्लिक भारत वाले जो भी थे, उन्होंने दंगा कर दिया वहाँ पर, मतलब उन्होंने लड़ाई कर दी, मतलब पूरा माहौल एकदम बिल्कुल ख़राब कर दिया उन्होंने। और बहुत सारी मीडिया है, तमाम ताकतें ऐसी भी हैं जो ऐसे एहतजाजों को रोकने की पुरजोर कोशिशें करती हैं। बिल्कुल तो उनका तो टारगेट यही है कि दंगा फैलाओ और उनकी TRP बढ़ाए न्यूज़ वालों की। पहली बात है, एक मिनट, ये जो है ना आपका ये वक्त का जो मामला जो चल रहा है ना, ये आपस में नफरत फैलाने का मामला है, और बाकी कोई इसमें सियासत नहीं है। ये नेता का जो है ना, ये
कमाने का अपना 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 पॉलिटिक्स से अपना ये चला रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आपस में झूठ मूठ का हिंदू मुस्लिम कर करके आपस में नफरत करके लोगों को बेरोजगार छोड़ना, आपस में मतलब एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को नफरत फैलाना, बस यही साजिश है, बाकी इसमें और कोई भी मामला नहीं है। ठीक है ना, इतने दिन में कोई ऐसी बात नहीं हुआ, आज इतनी सारी बातें जब से इनका मतलब 11-12 साल में जो भी आया तो तरह तरह की बात हो रहा था। क्यों हो रहा है भाई? आपने इस चीज़ों को आपने जो हिसाब से कर रहे हैं, देश हर जगह पे हर ऐसी बात होती है। आपको यहाँ पे रोज़गार की बात बढ़ाना चाहिए, कुछ जहाँ पे गरीबी है गरीबी को ये करो। आपके खर्च इतने हो रहे हैं, आपने दुनियादारी में पूरी विदेश का हर जगह पे टूलिंग कर रहे हैं, यहाँ हालात कितने बिगड़ रहा है, लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ के तो जनता बहुत समझदार है, और तो अल्लाह का शुक्र है जो आपस में जैसा कानून करता है उस हिसाब से अगर जनता के अंदर समझदारी नहीं होता तो हमेशा दंगा होता। जनता के अंदर समझदारी है, जो उसकी बात वो उतना नहीं सुनता है, आपस में मोहब्बत रखता है, क्योंकि एक ही जगह रहना, एक ही जगह खाना, एक ही जगह पीना है। अब थोड़े बहुत क्या 2-4 इधर उधर का मतलब है ये खर्चा उर्चा ले करके, अरे भाई मर रहा है, कट रहा है, उसको क्या जा रहा है? यहाँ देश की बर्बादी हो रही है, आपस में एक दूसरे में नफरत हो रहा है, एक दूसरे का संख्या को बिगड़ रहा है, ये चीज़ को देखना है ना। क्या मतलब पॉलिटिक्स खाली कर रहे हैं, पॉलिटिक्स जो लोग जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बताए भाई, यहाँ है सबके अधिकार है, सब एक है, सदियों से सब एक होते आया, इतना दिन से कभी कोई ऐसी बात नहीं, कभी वहाँ लड़ा रहे, कभी वहाँ लड़ा रहे, आपस में नफरत फैला रहे। ये क्या साजिश है भाई? ऐसा करने से कार्य नहीं चलता। ये कहा जाएगा कि ये आपको जाहिलियत सरकार है, इसको जाहिलियत सरकार बोला जाता है। पढ़े लिखे का काम ऐसा नहीं है भाई। घर के गार्जियन होते हैं तो जिम्मेदार होते हैं, तो सबको लेके चलने हैं। ये नहीं सो हम सिर्फ अपना देखेंगे, हमें सबको लेके चलना है। सबको एक जगह, कोई गलत कर रहा है उसको सुधार करे, अच्छे बुरे को पहचान रखे। गार्जियन के मतलब ये होते, ये तो ना हाँ जो मन हुआ भाई अपने अयासी कर रहे हैं, अपने मतलब हमको जो मन होगा वो करेंगे। वहाँ कोई भूख मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है सब एक रंग रहे, सब हंसी खुशी से रहे। देखिए कोई कुछ भी नहीं है, हर जगह अपने अपने कमा रहे, खा रहे, अपने अपने रोजी रोजगार में लगे हुए, हंसी खुशी से जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। झूठ मूठ का ये आपको राजनीति का रोटी सेकने की मामला है तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा भाई? एक आंधी शरीयत में ना घुसा। हाँ, देखिए ये आंधी आती है चली जाती है, अब तुम लड़ा करके तुम चले जाओ। आंधी आती है, बहुत सारी चीज़ें तबाह तो करती है। हाँ, बस तबाह करती है, चली जाती है, फिर उसके बाद जो जहाँ पे है वहीं पे रह जाता है। क्या फ़ायदा फालतू ये करने से? भाई हंसी खुशी से देश को आबाद करो, देश को तरक्की पे लाओ, उसको विकास करो। दुनिया मतलब है देखे तुम्हें भाई, हिंदुस्तान में ऐसी मोहब्बत है जो दुनिया देख करके तुम्हें देख करके दूसरे तरसे, ये होनी चाहिए। ये नहीं है जो तुम्हें देख करके दूसरे गाली दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि जो है जो गवर्नमेंट है वो जाहिल है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल निरी जाहिल है, और वाकई वो जाहिल है। उसका काम है हिंदू मुस्लिम कराओ, मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़ाओ और अपनी रोटियां सेको और अपनी राजनीतिक चलाओ। और यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनमें जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अच्छे लोग हैं, वो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ते। वो अपने बच्चों को ना इस चीज़ में भेजते हैं। जो बेचारे ऐसे हैं जिनके घर में एक वक्त का खाना नहीं, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, शाम का खा लिया तो सुबह का पता नहीं, वो लोग उन लोगों को बताते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करिए, इनकी जगह पे जाइए, जय श्री राम के नारे करिए, ये करिए वो करिए, इनकी मस्जिदों में जाइए, इन पर पाबंदी लगाइए, और जब होली का त्यौहार आए तो मस्जिदों के सामने जाइए, डीजे बजाइए। ये उनका काम है, और वो बेचारे नासमझ होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं और इस चीज़ में आ जाते हैं। फिर क्या होता है, कोई हानि कोई नुकसान उनको पहुंचता है तो बेचारे उनके घर वाले गरीब होते हैं, रोते हैं, और वो अपनी रोटियां सेकते हैं। जो नेता हैं वो अपने बच्चों को आला से आला यूनिवर्सिटी में तालीम देते हैं, अच्छे स्कूलों में तालीम देते हैं, लेकिन जो गरीब है उसकी कोई परवाह नहीं, उसको तो हिंदू मुस्लिम करके लड़वा रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आजकल जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो जाहिल आपको बताते हैं, जाहिल हमको बताते हैं, उनको हमारी हकीकत पता नहीं है। अभी जाहिल इसलिए बताते हैं ना, जो जाहिलियत उसको हमारे मामला उसको मालूम नहीं है। हम क्योंकि कोई भी चीज़ होता है ना, शैतान जान नहीं मारता हैरान करता, यही वाली बात होता है, इसलिए वो हमें जाहिल कह रहे हैं ना। सो भाई आपको हमें जाहिल कह के वो गुमराह कर रहे हैं,
और कुछ भी नहीं है। जो भाई इसको इस तरीके से कर करके हम अपनी रोटी कमाएं, अपनी सिक्की अपने आगे करें। उनकी जाहिलियत भाई साहब, उनकी जाहिलियत तो आम है, आपने स्पीचेस सुने होंगे उनकी और उनके नेताओं की, तो आपने देखा होगा कैसे क्या है। उनको तो 2 भी नहीं। आज से 15, हम लोग को भी उम्र 25 साल के आसपास में हो गया। आज से 15 साल पीछे की बात बता रहे हैं। हम लोग जितने सुख शांति से रहते थे, कभी आज तक कभी यही नहीं पता था। तो किसी हिंदू कहते हैं, किसी मुस्लिम कहते हैं, आपस में एक साथ खाना, एक साथ बारात जाना, एक साथ मीटिंग करना, एक साथ पढ़ाई लिखाई करना। कभी कभी आज तक इतने बड़े हो गए हमारे जितने भी क्लास के साथी है, कभी आज तक कभी नफरत नहीं हुई है। जी, आपने कहा जाहिल के बारे में, तो जाहिल क्या, मैंने सही से नहीं सुना, दोबारा आप रिपीट कीजिए इस बात। मैं ये कह रहे थे कि जाहिल हैं वो लोग। मैंने कहा सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो शीर्ष में बैठे हैं, वो तो मदरसे वालों को जाहिल बताते हैं। वो तो कुछ मुसलमानों को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, और सरकार जो है वो जो अभी तक अपना डिग्री नहीं दिखा पाए, वो दूसरे रिलीजन को जाहिल कह रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं कि मैंने मतलब ग्रेजुएशन किया, जो नरेंद्र मोदी, मैं सीधे बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया। तो भाई ग्रेजुएशन किया, और वो बता रहे हैं कि मैंने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया, वो मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस है। तो आप बताइए कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट है हिंदुस्तान के अंदर में? वो बता रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस है। जिनका डिग्री का पता नहीं, वो दूसरे को जाहिल कह रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है इन सबसे, वज़ीर आज़म ले लें, वज़ीर दाखिला ले लें, अब लगातार मुसलमानों से मुलाकात भी कर रहे हैं, और वो एक तबका है जो इसके पक्ष में दिखाई देता है। वो तबका कौन है? वो जो है ना, वो पहले उस तबका जो है दाऊदी, क्या नाम है, वो तो उसकी आबादी ही नहीं है, जनसंख्या उसकी है ही नहीं। हिंदुस्तान के अंदर में 30 करोड़ मुसलमान हैं, 30 करोड़ में उसको 20 लाख भी वो नहीं है, उसकी आबादी भी नहीं है, और वो बुला करके उससे राय ले रहे हैं। जिसकी आबादी ही नहीं है, प्रधानमंत्री उसको बुला करके उससे राय ले रहे हैं। तो भैया उसको वक्फ बोर्ड से जोड़ने के लिए बहुत पहले से कह रहा है, और जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने, वो दाऊदी समाज जो है, उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसका तो यहाँ कोई नाता है ही नहीं। कहना चाहोगे तो वक्फ में कोई क्या कहें? इस तरह से उन्होंने, मेरी बात पहले सुनिए, उन्होंने वक्फ में ना तो अपने ज़मीन डोनेट किया, जब जो हिस्सा लेंगे उन्हीं को ना फ़ायदा होंगे, उसको कहाँ से फ़ायदा मिलेंगे भाई? उन्होंने अब वक्फ में ज़मीन डोनेट ही नहीं किया, और सरकार उसको बुला करके दाऊदी समाज को उससे सरकार राय ले रही है, और सरकार को दिख नहीं रहे हैं। चाइना जो है पूरा का पूरा गांव बसा लिया आकर के हिंदुस्तान में, और ये सरकार, अंधी और बहरी सरकार जो है, ये हिंदुस्तान के लोगों को ज़मीन छीन करके हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा देने की बात कर रहे हैं। ये कैसा सरकार है? किस तरह की बात कर रही है सरकार? कैसी बात कर रहे हैं भाई? हम ही का ज़मीन लेकर के हम ही को फ़ायदा देंगे। चाइना पूरा का पूरा गाँव बसा लिया आकर के हिंदुस्तान में, और उस सरकार को वह नहीं दिख रही। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मैं कह रहा था इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, आपको लगता है कि जो हुकूमत है उस पर असर पड़ता है और हुकूमत झुकेगी आने वाले भविष्य में? देखिए, सच्चाई की जीत होती है, ठीक है, तो हुकूमत पर असर पड़े ना पड़े, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, सीधी सी बात। सच्चाई का रास्ता भी तो बहुत लंबा हो जाता है कई बार। कितना भी लंबा हो, हम आखरत पर यकीन रखने वाले हैं। वो आखरत की ज़िंदगी जो है इटर्निटी होती है, समझे आप? तो हम इस छोटी सी ज़िंदगी में 10, 20, 50, 100 साल की ज़िंदगी है, आखरत की ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं, तो सच्चाई का रास्ता तो लंबा होता ही है भाई। तो हमें यकीन है सच्चाई की कामयाबी होगी। ये पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मेहनत हो रही है वो रंग लाएगी? क्यों नहीं, लाजमन लाएगी। आपको लगता है इस तरह की सियासतें भी पैदा होती है? तमाम विपक्षी, कोई नहीं है इसमें, विपक्षी दल आके सियासत कोई नहीं है, विपक्षी दलों का भी इसमें जो है योगदान सही है, इसमें सियासत नहीं हो रही है। ये बाकायदा एक जनाब-ए-अली गवर्नमेंट की साजिश है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि साहब ये इस तरीके से मुस्लिमों को फ़ायदा हो, या जितनी भी अक़लियतें हैं, सिख हैं, जैन हैं, उनके साथ भी तो नाइंसाफ़ी हो रही है। जिस तरह की तहजीब के साथ भी तो उनके साथ भी तो नाइंसाफ़ी हो रही है। अब आप ये देखिए कि साहब गैर मुस्लिम उनके लिए जो है उनके अंदर वो रखे जाएंगे मुसलमान। सबसे खूबसूरती की बात देखिए, गैर मुस्लिम लोग आपके साथ खड़े हैं। हाँ, तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो साथ आएंगे भाई। नाइंसाफ़ी जब हो रही है तो उनके अगेंस्ट में जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो तो आएंगे, इसलिए जो इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम है वो आएंगे।
और नाइंसाफ़ी अभी उनके साथ जैसे जो कि आपने देखा कॉन्फ्रेंस में एहतजाज हो रहा था और जो चार्ट तैयार की गई थी सरकार की तरफ से, अवैसी साहब ने उसकी धोती कैसे खोली है, क्या क्या प्रोपेगेंडे, क्या क्या उसमें साजिशें रची गई थी। और ये जो एहतजाज हुआ है, ऐसे एहतजाज होते रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला नहीं आ जाता, क्लियरली कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक ये एहतजाज होते रहेंगे। और उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो हम लोग आगे खड़े हैं। ये राहत इंदौरी का एक शेर में पढ़ता हूँ कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। जो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं बता दो उनसे मरा नहीं हूँ। लिहाजा कि क्यों गुरूर करते हो, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि क्यों गुरूर करते हो तुम जा कर के शोहरतों के परचम पर। कोई भी मतलब हुकूमत हमेशा नहीं रहते, कोई भी आजम रुस्तम हमेशा नहीं रहते। और बाकी ये है कि ये जो सियासत है वो हमेशा नहीं रहते। मुगल जो है मुगल ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया। ताजमहल के अंदर, ताजमहल से 1 साल के अंदर में 96 लाख रुपया सिर्फ टिकट का करता है, वो गवर्नमेंट को जाता है। और सरकार कह रही है कि मुसलमानों को सरकार बता रही है कि पंक्चर बना रहे हैं। अरे मुसलमान पंक्चर बना रहे हैं, मुसलमानों ने ताजमहल बनाया, पंक्चर ही नहीं बनाया, ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, लाल किला बनाया। ताजमहल से 1 साल के अंदर में ताजमहल से 96 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को जाता है। मुसलमान सिर्फ पंक्चर बनाया, ताजमहल किसने बनाया? उसका अब्बा ने बनाया। मुसलमान पंक्चर बनाने के लिए भी जानता है, मुसलमान पंक्चर करने के लिए भी जानता है। उसका दिमाग का पंक्चर अब बनाएगा मुसलमान आने वाली समय में। बाकी ये है कि ये जो बाकी है। और बहादुर शाह जफर जो है उसका चित्र में कालिद पोतता है। बहादुर शाह जफर जिन्होंने देश के लिए अंग्रेज के सामने, तो हम भी हैं बहादुर शाह जफर को जिन्होंने, आप तो देख ही रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ा उन्होंने। अंग्रेज ने जा करके उनको रंगून में कैद करके रखा बहादुर शाह जफर को, फिर भी अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा और घुटने नहीं टेके। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी थी तो अंग्रेज को कहा था खाना मांगा था अंग्रेज से, तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने अपना बेटा का सर कलम करके खाने के प्लेट में लगा करके परोसा था। और उसका चित्र पे आप कालिद पोत रहे हैं। बहादुर शाह जफर तो हमारे दिल में है भाई, हाँ, उसको कहाँ से मिटाएंगे आप? और उसका चित्र में 1 मिनट मेरी बात सुनिए पहले। आप कालिद पोत रहे हैं उसका। तो बहादुर शाह जफर रंगून में कहे थे, आखिर वक्त वो रंगून में कहे थे कि कितना है बदनसीब जफर कफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिला कुएं यार में। अपने हिंदुस्तान के लिए वो कह रहे हैं मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे हिंदुस्तान के गलियों में 2 गज जमी भी नहीं मिला। जहाँ हमारे दोस्त यार रिश्तेदार रहते थे वहाँ के गलियों में मुझे 2 गज जमी भी नहीं मिला, मैं कितना बदनसीब। और उसके चित्र पे, उसके तस्वीर पे कालिद पोत रहे हैं ये लोग, ये भाजपा वाले लोग, सारे से सारे भाजपा वाले बीजेपी माइंडेड लोग हैं जितने भी कालिद पोत रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ सरकार हमसे ज़मीन लेकर के हम ही को फ़ायदा देने के लिए चाह रही है। चाइना पूरा का पूरा आकर के, मतलब चाइना जो है वो पूरा का पूरा गांव बसा लिया आकर के हिंदुस्तान के अंदर में, और सरकार मुसलमानों का ज़मीन लेकर के मुसलमानों को फ़ायदा देने के लिए चाह रही है। ये कैसी सरकार है? ये कैसी हुकूमत है? भाई मैं तो ठीक है। मैं जी सर, इस तरह से एहतजाज से जो आपको लगता है हुकूमतें झुकती हैं? सर एक्चुअली एहतजाज तो पहले से ही चल रहा है। ये बिल संविधान के ख़िलाफ़ है। अनुच्छेद 14, 15, 24, 25 के ये ख़िलाफ़ है और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये इसीलिए नहीं टिका है। तो एहतजाज हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये बिल जो है संविधान के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए एहतजाज करने आए हैं और हम परमिशन लेके आए हैं। हमारे पास परमिशन थी, हम सड़कों पे एहतजाज नहीं कर रहे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाकायदा सरकार से, गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये बताओ कि गवर्नमेंट कह रही है कि लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ 1976 उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरा एक लेटर लिखा था जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है वो वापस करिए। अब आप ये बताइए, ये तो रिकॉर्ड में है, आप इसको हटा नहीं सकते। आप ये बताइए सरकार ने ज़मीन कब्ज़ा करी है या लोगों ने कब्ज़ा करी है? तो सबसे ज़्यादा तो सरकार कब्ज़ा किए बैठी हुई है और करना चाहती है। और हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। संविधान ने हमें इजाज़त दी है, संविधान ने हमें कहा है हमारे धर्म को हम अपने तरीके से
हम अपने तरीके से जिएंगे, अपने तरीके से अपने धर्म का पालन पोषण करेंगे। ये आपको लगता है कि वज़ीर दाखिला की बात करें, वज़ीर आज़म की बात करें, तमाम देख रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं और जो वफ़ के पक्ष में नज़र आते हैं वो तबका कौन सा है? आप ये बताइए अब क्यों मिले, पहले से क्यों नहीं मिले? हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई टेबल पे बैठ के क्यों नहीं बात करते आप? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के टेबल पे बुलाइए, आइए बैठिए, बातचीत करके कर लीजिए। कल आपने किसान के कानून बनाए थे। देखिए मुसलमान हर जो कानून बनता है उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता। अभी आपने धारा 370 हटाया, कोई मुसलमान खड़ा हुआ? नहीं हुआ। बहुत सारे कानून बनाए, अनुच्छेद 370 का जो है किसी मुसलमान ने विरोध किया? नहीं किया। लेकिन ये हमारे जो संविधान ने राइट दी है रिलीजन के, उस पर डायरेक्ट ये आक्रमण करता है, इसलिए मुसलमान इसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है। आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो जो तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब की बात करें, उससे भी ख़राब और उसके साथ ही उसको भी खात्मा करने की? देखिए हुकूमत जो है, हुकूमत को अपनी कुर्सी चाह रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, उसको जीतना है। वो हिंदू मुस्लिम करके आए या किसी का दबा के आए या कैसे भी आए, ये तो सत्ता और संपत्ति की लड़ाई हो गई है अब। एक चीज़ समझा दीजिए, आज विपक्षी दल तमाम आपके साथ खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, मगर ये आपको लगता नहीं है जितने विपक्षी दल आज आपके साथ खड़े हुए हैं ये 27 के चक्कर में है या आने वाले चुनावों के चक्कर में है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? जी जी बिल्कुल, लेकिन हम सुनिए, अगर कोई आ रहा है तो हम उसका वेलकम करते हैं, किसी को मना तो नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बात बताइए, जब ये आप विपक्षी दल की बात कर रहे हैं, अभी कानून जब ये पास हुआ संसद भवन में तो 24 सिर्फ मुस्लिम एमपीज हैं, बाकी जो हैं उसके अलावा जिन 232 कितने वोट पड़े हैं वो सब गैर मुस्लिम है, विपक्षी दल है। तो जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े होंगे। ये तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें आपको करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग हैं वो लगातार बात कर रहे हैं और लगातार इस बात की आवाज़ भी उठा रहे हैं। बात करेंगे, थोड़ी सी बात करने से लोग मना करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें चल रही हैं। मौलाना साहब बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो बात करने के लिए भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। थोड़ी सी बात कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ जिस सियासतें पनप रही हैं और जिस तरह के एहतजाज आपके द्वारा देखे जा रहे हैं, आपको लगता है भविष्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये वाली मेहनत जो शुरुआत हुई है और लंबे समय से चल रही है वो रंग लाएगी? बिल्कुल रंग लाएगी। अभी तक यही लोग तो किए सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट भी यही गए और जितना भी मुसलमानों को लिंचिंग और तमाम केसेस में फंसाए जाते हैं उनका केस भी यही लोग लड़ते हैं। हमारे पास इस वक्त पूरे देश में इस तंजीम के अलावा कोई दूसरी तंजीम नहीं है, ना तो हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी है और न ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे मामले में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आप देखा आपने मंच पर कोई था? तो देखिए ये मसला क्या है इस देश के अंदर, जैसे हम किसान के बच्चे हैं, खेत हमारा होता है, मजदूर उसको जोता बोता है, काटता है और हम किनारे छाता लेके बैठ के देखते रहते हैं। लेकिन जब फसल कटती है तो फसल का सारा हिस्सा तो मालिक ले जाता है जो बाहर बैठा है, मजदूर क्या पाता है? 2-4 किलो अनाज पा जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ भारत में मुसलमान, चूँकि उसकी कोई पार्टी नहीं, उसकी अपनी कोई खेत नहीं, इसलिए फसल भी उसकी नहीं। ऐसी अभी एक तंजीम है, इसकी भी हम बुराई करें फिर कहाँ जाएंगे? कुछ तो कर रहे हैं ना। अब ये तो हमारे देश के मुसलमानों की जिम्मेदारी होती है कि इनके साथ लब्बैक करके खड़े हों, इनकी क्रिटिसाइज़ करें या इनकी बुराई करने से तो होगा नहीं। अच्छाई जो करता है वही अच्छा भी करता है, बुरा भी वही करता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि तमाम जो गैर मुस्लिम कौमें थी वो भी साथ खड़ी हुई। सर है, ये पूरा देश खड़ा है साथ में। गैर कौम मुसलमान क्या है वो? देखिए बात ये लोग करते हैं कि बाई प्रैक्टिस मुसलमान 5 साल का होना चाहिए। इसी साहब ने नहीं, सरकार ने कानून में बोल दिया। देखिए हिंदू भी वफ़ करता है प्रॉपर्टी। क्यों वफ़ करता है? इसलिए वफ़ करता है कि ट्रस्ट डीड अगर बनाता है तो बाबा लोग प्रॉपर्टी बेच देते हैं। क्रिश्चियन प्रॉपर्टी भी कंपनी एक्ट में होती है। वफ़ की ज़मीन में किसी भी प्रोविज़न से, किसी भी कानून से बेचा नहीं जा सकता। आप उसको फसल खाओ, उसका फल खाओ, उसको जानवर चरा लो। शुरुआत जब हुई कि ये ज़मीन हमेशा वफ़ रहे और अल्लाह की देन हुआ, इसलिए हिंदू भी इस एक्ट पे भरोसा करता है कि हमारी ज़मीन आल औलाद तक कोई बेच नहीं पाएगा। इसलिए हिंदू भरोसा करता है वक्त पर। बाकी अगर ट्रस्ट में दे दिया, डीड बना दिया तो उसको लोग बेच भी देते हैं कम। देखिए आप क्रिश्चियन प्रॉपर्टी का किस तरह से बंदर बांट हो रहा है, लेकिन वक्त प्रॉपर्टी कब्जे में भले है लेकिन कोई बेच नहीं सकता उसको।
मेरे को एक छोटी सी चीज़ और समझा दीजिए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम जो विरोधी दल थे वो भी आज इस मंच पर खड़े हुए, आपको लगता नहीं कि ये अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए खड़े हुए हैं? आगामी 27 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, या आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद ये पलट जाएंगे? नहीं, सियासी रोटी क्या, हम लोग तो वोट उन्हीं को देंगे ना। हमारा तो इंडिया गठबंधन से ही मुसलमान, दुनिया जानता है कि 99% वोट इंडिया गठबंधन, तो वो नहीं भी आएंगे तो हम लोग तो वोट देते ही हैं। पर वो हमारे साथ खड़े हैं तो इसके लिए तो उनको बहुत शुक्रिया है। अगर वो नहीं भी खड़े होंगे तो हम लोग आपके पास भी विकल्प नहीं है? नहीं, विकल्प नहीं, यही रास्ता है। क्योंकि बीजेपी तो हम कहती है कि मुसलमान का वोट हो जाएगा तो हम गंगा जल से शुद्ध करेंगे। अगर हम बीजेपी को वोट दे दें तो वो मशीन को शुद्ध करते हैं गंगा जल से। तो अब जिसको चाहिए ही नहीं उधर क्यों जाएंगे हम? गंगा जमुना तहजीब को भी हुकूमत चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही है। किसकी तहजीब? गंगा जमुनी। ना गंगा जमुनी ये सब कहाँ मानते हैं लोग। जैन तो बीजेपी का ही वोटर है, मंदिर तोड़ दिया वहाँ। बुद्ध धर्म, सारे दलित में से ज़्यादातर बीजेपी को वोट किए। वहाँ BT एक्ट के खिलाफ पूरे देश में बुद्धिस्ट सड़कों पर हैं। मतलब यही काम उन्होंने पहले बुद्धों के साथ किया, अब वही काम मुसलमान के साथ कर रहे हैं। यानी बुद्ध के मंदिर में मेंटेनेंस जो करेगा उसमें 4 बौद्धिस्ट होंगे, 6 ब्राह्मण होंगे। भाई ब्राह्मण का वहाँ कुछ है ही नहीं। पूरी दुनिया का जिस तरह हमारे लिए मुकद्दस मक्का है उसी तरह से इनके लिए पूरी दुनिया के बुद्धिस्टों के लिए गया है। उस मंदिर का संचालन गैर बुद्धिस्ट क्यों करेगा? अब वही काम इन्होंने मेरे साथ कर दिया कि हमारे ट्रस्ट में, हमारे वक्फ में भी हिंदू को डाल दिया। हमको हिंदू से दिक्कत नहीं है, पर एक अपना अधिकार होता है। हमारा घर है, इनका घर है। भाई आपके घर में हम ईद में, दिवाली में जाके मिठाई खा सकते हैं, पर जाके वहाँ कब्जा थोड़ी कर सकते हैं भाई। अगर जाके हम अपनी चरपाई बिछा देंगे तो आप कहोगे नहीं कि भैया अपने घर में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हैं? आप देखेंगे हुकूमत के खिलाफ एक गहरा रोष दिखता है। मौलाना साहब, इस तरह के एहतजाज अभी फिलहाल अभी नहीं, फिलहाल सॉरी, अभी बिल्कुल भी आपने सब पे बोला, मैं इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था। असल में क्या है, एक भीड़ से, देखिए मीडिया ने कैसे मामला शुरू कर दिया वहाँ पर। देखिए मैं तो ये बहुत साधारण नहीं, आप बिल्कुल कर रहे हैं अदब। देखिए वहाँ पर देखिए, आप खुद आप मीडिया का वो छोड़िए, वो हर तबके के लोग आपको हर एहतजाज में मिलेंगे। मेरा एक साधारण सा सवाल ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मेहनत करी और अब तक मेहनत कर रहा है, आपको लगता है भविष्य में रंग लाएगा और ये एहतजाज एक बड़े पैमाने पे हम भविष्य में देखेंगे? हाँ, इंशाल्लाह। रोड मैप जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ और जमीयतुल उलमा हिंद हमारे काबिल उलमा करेंगे तो इंशाल्लाह फिर वैसा ही आगे भी भविष्य में देखने को मिलेगा आपको। ये जो विरोधी दल के, जो विपक्षी दल आज इस मंच पर बैठा है और डाइस पर बैठा, आपको लगता है कि ये साथ हैं या फिर आगामी चुनाव को लेकर ये वोट बैंक की राजनीति होगी? अभी देखने को मिल रहा है साथ हैं। नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट में वोट किया। 223 वोट पड़ा है ना पार्लियामेंट में जब तो भाई वो सब साथ हैं, सिर्फ 23 मुस्लिम है। ठीक है, मुस्लिम तो वो बता रहे जो है राज्यसभा में 1 है इमरान प्रतापगढ़ी जी, और लोकसभा के अंदर 23 हैं। ये 24 लोग बनते हैं। 200 लोग हमारे वतनी भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब साथ हैं और एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। ये सरकार से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप 22 करोड़ मुसलमान के जज्बात को समझें और इस कानून को वापस ले लें। मौलाना साहब, ये वज़ीर आज़म की बात करें, वज़ीर दाखिला की बात करें, हम देख रहे हैं लगातार अभी उन्होंने हाल फिलहाल में एक चीज़ शुरू करी और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से उनका मिलना हुआ। ये तबका कौन है जो वफ़ के पक्ष में दिखाई देता है? कितने लोग हैं ये बताइए? क्या एक कौम के चुनिंदा लोग पूरे कौम की नुमाइंदगी करने वाले होंगे? वो कौन थे नहीं थे मैं नहीं जानता, वो नुमाइंदगी करने वाले नहीं होंगे। वीडियो तो बहुत वायरल। प्रधानमंत्री जी उनको अपने घर बुलाए थे, PM हाउस। बड़े बड़े मंत्रियों को PM हाउस में नहीं बुलाया गया, उनको बुलाए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने एक रोड मैप तैयार किया होगा, सवाल जवाब तैयार हुए होंगे। प्रधानमंत्री जी से आप सवाल नहीं कर सकते, कोई मीडिया वाला सवाल नहीं कर सकता, तो वो कैसे सवाल कर लिए होंगे? एक रोड मैप तैयार किया होगा। और वो लोग थे जो सरकार के पक्ष में हमेशा से रहे हैं, सरकार के गोदों में बैठने वाले लोग रहे, उन्होंने वो तैयार करके एक मामला किया था। ये गंगा जमुना तहजीब को भी हुकूमत थोड़ा सा सल कुचलने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, वो राहत इंदौरी साहब का शेर है ना, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। तो हम सब भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब भाई भाई हैं और आज तक भाई भाई हैं। हम गली में मोहल्ले में एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं पीते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। चीज़ें साबित हुई आज जब गैर मुस्लिम कौमें मंच पे खड़ी हुई और डाइस पे उन्होंने, आपने देखा नहीं, आज गाँव में साबित है। मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर जिले में बर्री कोठी मेरा गांव है, कटरा ब्लॉक में छोटा सा। हम एक साथ क्रिकेट खेलते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ मैच देखते थे, एक साथ सारा काम एक साथ होता। आज भी आप गाँव में जाएंगे, देहातों में जाएंगे तो कोई हिंदू मुसलमान ही एक साथ हैं, हर एक की खुशी गम में एक साथ खड़े रहते हैं। ये भाईचारा है। वो तो शहरों में या मीडिया का एक मामला है, हम सब एक साथ हैं बिल्कुल।
लिहाजा आप एक बड़े तबके को सुना, आपने तरह तरह की बातें सुनी, लिहाजा ये तय है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो वक्फ बिल है उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ रहा है। अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आने वाले टाइम में देखना होगा ये एहतजाज कितना बड़ा हमें दिखाई देगा, क्योंकि आज डाइस से भी ये ऐलान हुआ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी एक बड़े जो कह लीजिए बड़े लेवल पे हमें एहतजाज देखने को दिखाई देगा। कैमरामैन ब्रज किशोर के साथ केशव पांचाल।